आपने शेयर्स लिए, आप अपनी वाइफ को या अपने फैमिली में किसी को भी ट्रांसफ़र कर रहे हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो गया या शेयर्स हो गया या और कोई भी एसेट हो गया और उससे आपकी इनकम होगी, आपको फ्लैट 30% देना है। आज इस एपिसोड में हमारे साथ हैं सीए पुलकित गुप्ता। पुलकित जी एक सीजन चार्टर्ड अकाउंटेंट और क्रिप्टो टैक्सेशन के एक्सपर्ट हैं जो बताते हैं कि किस तरह क्रिप्टो टैक्स असल में काम करता है। जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं उनको अपनी फाइलिंग को कैसे प्रोसीड करनी चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो उनको एट द एंड आफ्टर फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग उनको मेंटेन करके रखना चाहिए अब टैक्स को फाइल करने के। आरबीआई को डर ये है कि क्योंकि ये बैंकिंग से क्लैश कर रहा है, एक पैरेलल करेंसी है, तो ये डिसरप्ट करेगा अपने फिएट करेंसी मार्केट को। तो इवन अगर आप ट्रांसफर भी करो एज अ लोन यूएसडीटी या कोई भी कॉइन कर रहे हो और उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, तो उस पे आपको टैक्स देना ही देना है। डेरिवेटिव्स पे टीडीएस का अभी तक ऐसा कोई सेक्शन नहीं है, नहीं CBDT बिल्कुल की तरफ से, क्लियर है। तो दैट्स वाई हम लोगों पे ऑब्लिगेशंस नहीं बनता है कि कोई पहला सबसे बड़ा मिथ होता है आदमी का कि भाई मैंने तो लॉस कर दिया तो मुझे आईटीआर ही पे फाइल करनी है, बट ऐसा नहीं है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आरबीआई को कि भाई तुम्हारा जो कंट्रोल है केवल बैंक तक है, क्रिप्टो करेंसी समथिंग डिफरेंट, तो आपका ये आपके स्कोप ऑफ वर्क से बाहर है, तो भाई आप इसको बैन ही नहीं कर सकते। तो वो तब से खिसियाया हुआ है। Hello everyone, myself उमेश कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शन क्रिप्टो। आज के हमारे गेस्ट है सीए पुलकित गुप्ता जी, जो कि क्रिप्टो टैक्सेशन के एक्सपर्ट्स हैं। तो आज हम इनसे बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं, लाइक क्रिप्टो टैक्स फाइल क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्रिप्टो टैक्स फाइलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारी डिटेल्स में हम टैक्सेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हेलो पुलकित जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया थैंक यू जी। फॉर इनवाइटिंग मी। या सो सर, लाइक आई वांट टू से सर, मैं आपको बोलूँगा, राइट? आप ओके। पुलकित भी बोल सकते हो, कोई या इशू नहीं। ओके। सो सर, आज के डेट में हमने देखा है कि जब से टीडीएस इम्प्लीमेंट हुआ है एंड बहुत सारे नए ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स क्रिप्टो स्पेस में इंटर कर रहे हैं, पहले से भी थे और भी इंटर कर रहे हैं। बट अभी के टाइम पे क्रिप्टो टैक्सेशन इतना चैलेंजिंग हो गया है, लोगों को समझ में नहीं आता है। तो जस्ट मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्रिप्टो टैक्स है क्या, क्रिप्टो टीडीएस है क्या, इसको फाइल करना क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें स्टेप से समझते हैं। तो जस्ट फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं कि क्रिप्टो टैक्स है क्या। देखिए, क्रिप्टो टैक्स क्या है कि जो आप इनकम कर रहे हैं उस पे आपको टैक्स देना है, और केवल क्रिप्टो पे नहीं, आप हर इनकम पे टैक्स देते हैं। अब क्रिप्टो टैक्स को क्यों सेपरेटली आइडेंटिफाई कर दिया है? क्योंकि इसका एक स्पेशल प्रोविजन है, सेक्शन 67। पहले इसको 115 बीबीएच बोला जाता था, बट हमारा इनकम टैक्स एक्ट चेंज हो गया है तो सेक्शन 67 हो गया है। अब सिर्फ सेक्शन 67 में ये बोला है कि आप जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर करोगे और उससे आपकी इनकम होगी, आपको फ्लैट 30% देना है। अगर आप कोई भी इनकम करते हो इंडिया में, तो यहाँ स्लैब रेट्स चलते हैं। 0% भी है, फिर 5% है, 10 है, 20 है और 30% है। बट अगर आपकी 100 रुपये भी इनकम है तो आपको उस पर 30 रुपये देने देने हैं। और इसमें एक और क्या खासियत है इस सेक्शन में, आपने कोई प्रॉपर्टी ली या आपने शेयर्स लिए, आप अपनी वाइफ को या अपने फैमिली में किसी को भी ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो गया या शेयर्स हो गया या और कोई भी एसेट हो गया, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो सेल नहीं करा, आपने ट्रांसफर किया है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्मार्टली लिखा है ट्रांसफर। अच्छा। तो इवन अगर आप ट्रांसफर भी करो एज अ लोन यूएसडीटी या कोई भी कॉइन कर रहे हो और उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, तो उस पे आपको टैक्स देना ही देना है। मतलब अगर ठीक हम है। ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, किसी को गिफ्ट भी दे रहे हैं, तो भी टैक्स है। हाँ, हाँ या। तो 30% फ्लैट टैक्स है। थोड़ा हार्श है, बट हाँ, ये एक फ्लैट 30% टैक्स है जो हर क्रिप्टो ट्रेडर को समझ के चलना है कि वो टैक्स देना है। अब क्या होता है, ट्रेडर का लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, राइट। तो उसको ये समझ के चलना है जो प्रॉफिट वाले जो ट्रांजेक्शन है उस पर उसको टैक्स देना है। लॉस का सेट ऑफ नहीं मिलेगा क्योंकि स्पेसिफिकली उस प्रोविजन में लिखा हुआ है कि लॉस सेट ऑफ या जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसका खर्चा नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट जो ब्रोकरेज फीस होती है वो तो मिलेगा मिलेगा। ओके, सो अदर 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 जो हम इनकम करते हैं उसमें हम एक्सपेंसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं, लॉस भी सेट ऑफ हो जाती है, जैसे हम ट्रेडिशनल मार्केट लाइक स्टॉक में करते हैं ट्रेड वगैरह। करेक्ट, बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। करेक्ट। आपने स्टॉक की बात बोली है, तो जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो होते हैं हाँ। उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन है
ठीक है, उसको बोला गया है नॉन स्पेकुलेटिव इनकम। नॉन स्पेकुलेटिव इनकम का मतलब ये है कि आप उसको बिजनेस इनकम दिखा सकते हो। और अगर आप जब F&O कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप कोर्स ले रहे हो सकता है किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए आप गए हो तो ट्रैवल टिकट्स होंगी, आपको लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो उन सब का भी डेप्रिसिएशन, ये सारे एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हो अपनी F&O इनकम में। बट जब आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, वही ट्रेडर जो F&O कर रहा है वही ट्रेडर क्रिप्टो ट्रेडिंग करेगा, तो उसको ये सारे एक्सपेंस क्लेम करने को नहीं मिलेंगे। नहीं मिलते हैं। तो लॉजिकली मतलब हम ये समझ सकते हैं यूज़र को कि जो भी प्रॉफिट वो बनाएगा एट द एंड, अगर वो प्रॉफिट बुक किया तो प्रॉफिट जितनी भी हो रही है उस पर 30% टैक्स उसको देना ही पड़ेगा है। इनकम पर। राइट, इनकम पर, करेक्ट। सो अब यहाँ पे गलती बहुत सारे लोग करते हैं। लास्ट के कुछ सालों में हमने ऑब्जर्व किया है कि इतने सारे ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को नोटिसेस जा रहे हैं कि आपने अपनी क्रिप्टो इनकम डिस्क्लोज नहीं किया या टैक्स फाइल नहीं किया। इवन टीडीएस भी, हम उस पर आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लोगों को कैसे लाइक जस्ट समझना चाहते हैं, हम लोगों को भी समझाना चाहते हैं कि जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं उनको अपनी फाइलिंग को कैसे प्रोसीड करनी चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो उनको एट द एंड आफ्टर फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग उनको मेंटेन करके रखना चाहिए अपने फाइल टैक्स को फाइल करने के लिए। देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि अभी आपको पता ही है 44,000 नोटिस आए थे। वो राइट। क्यों आए थे? मैं वेबिनार लेता हूँ एवरी सैटरडे, और इस वेबिनार में सबको मैं इस चीज़ का अवेयर करता हूँ कि देखो, नोटिस क्यों आ रहे हैं पहले ये समझो आप। पहला सबसे बड़ा मिथ होता है आदमी का कि भाई मैंने तो लॉस कर दिया तो मुझे ITR क्यों फाइल करनी है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि FIU रजिस्टर जितने भी प्लेटफॉर्म है वो डेटा दे रहे हैं, उनको ऑब्लिगेशन है वो TDS काटेंगे। TDS काटने का मतलब क्या है? वो उससे गवर्नमेंट का पेट नहीं भरने वाला। क्या कट रहा है? 1%। राइट, वो तो एक फंदा है, ठीक ट्रैक है, करने का। ट्रैक करने का कि भाई आजा भाई, तूने ट्रेडिंग करी है। राइट। तो अगर आप लॉस भी कर रहे हो तो गवर्नमेंट को कहाँ पता है आपने लॉस में बुक किया है? उसको तो ये दिख रहा है भाई क्रिप्टो ट्रांजेक्शन किया है। और आप ITR जब फाइल कर रहे हो उसमें शेड्यूल VDA होता है स्पेसिफिकली वर्चुअल डिजिटल एसेट का, वहां पे नील ट्रांजेक्शन है तो आपका ऑटोमेटिक ही नोटिस आएगा। तो आपको ये चीज देखनी है कि अगर आपका लॉस भी है तब भी आप ITR फाइल करो। क्या दिक्कत है? लॉस बुक दिखाओ ना कि लॉस कर दिया, गवर्नमेंट टैक्स नहीं मांगेगी, उसको तो रिकनसाइल करके दिखाना है, डेट्स इट। दूसरा, जब आप अपनी ITR फाइल करो, फॉर्म 26CS और AIS, ये 2 फॉर्म होते हैं जो आप कभी भी लॉग इन करके अपने इनकम टैक्स पोर्टल से निकाल सकते हो। वहां से देखो और एटलीस्ट जो उसमें ट्रांजेक्शन आ रहा है उतना तो आप रिपोर्ट करो। वो आपको रिपोर्ट करना चाहिए। आप बोलो कि यार मैंने तो 1 करोड़ के ट्रांजेक्शन करे थे, बट क्या नाम है, जिस प्लेटफॉर्म से करा उसने तो 1 करोड़ 10 लाख दिखा दिए। अब उससे झगड़ो मत, 1 करोड़ 10 दिखा दो, उधर 10 लाख का खर्चा दिखा दो, ठीक है, अगर नहीं हुआ। बट झगड़ो मत भाई, आर्ग्यू नहीं कर सकते हो आप गवर्नमेंट से। राइट। तो मतलब फाइलिंग के लिए हमें ये सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। राइट। ठीक है ना। और तीसरा, आप जब भी कुछ भी लॉस कर रहे हो तो दूसरी इनकम से सेट ऑफ मत करो, क्योंकि लॉस सेट ऑफ नहीं मिलता। चौथा, मैं सबको बोलता हूँ, जैसे कोई किसी ने है ना क्रिप्टो में कोई भी इनकम करी, जैसे फ्रीलांसिंग इनकम में भी आजकल USDT चलने लग गया है, सैलरी भी लोग ले रहे हैं USDT से, तो वो सोचते हैं ये तो मेरी सैलरी है, मैं सैलरी हेड में दिखा देता हूँ। भाई नहीं, आपने क्रिप्टो में लिया है तो ये क्रिप्टो इनकम हो गई, क्योंकि इसका स्पेशल प्रोविजन है। वर्चुअल डिजिटल एसेट को स्पेसिफिकली सेक्शन 2111 में डिफाइन कर रखा है, तो आपको उसको क्रिप्टो इनकम दिखानी ही पड़ेगी, 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें तो आपके पास क्रिप्टो का कभी नोटिस नहीं आएगा। राइट, ये बहुत ही अच्छी बात है। इवन उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये चीज़ों को उनको फॉलो करना चाहिए। एंड द मोस्ट थिंग्स जो आती है, जैसे लाइक सन क्रिप्टो, हम लोग के प्लेटफॉर्म्स पे जो भी यूजर्स ट्रेड करते हैं, वी हैव टू डिडक्ट 1% TDS एंड वो यूजर्स के पेन पे डिपॉजिट हो जाता है अल्टीमेट। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार TDS तो ये जमा कर दिया एक्सचेंज ने, इसको क्लेम कैसे लें। कई सारे लोगों का ऐसा भी आप बोल सकते हैं मिसकन्फ्यूजन है कि 1% TDS भी टैक्स, कई लोग बोलते हैं 1% जो TDS हो रहा है ये भी टैक्स है, 30% जो प्रॉफिट पे दे रहे हैं ये भी टैक्स है, तो 31% हो जाता है। तो जस्ट आपसे जानना चाहता हूँ, ये 1% TDS भी उसी का पार्ट है, या TDS जो भी डिडक्ट किया है किसी एक्सचेंज ने उसको हम क्लेम भी ले सकते हैं? ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि लोग सोचते हैं 30% अलग देना है, 1% अलग देना है। राइट। तो आपको मैं ब्रेकअप दूं टैक्सेशन का क्रिप्टो पे, तो ऐसे है कि फ्लैट 30% तो हो गया, उस पर आपको 4% सेस और देना है, तो वो 1.2% हो जाता है। तो
30 प्लस 1.2 हो गया 31.2। राइट। अब जो भी इनकी आपकी इनकम है क्रिप्टो इनकम, उस पर 31.2 फ्लैट टैक्स लग जाएगा। अब मान के चलो लॉस है तो कितना लगेगा, 0 लगेगा। अब जो भी आपका टैक्स आया है और जो भी आपका 1% टीडीएस कटा है उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ओके। क्रेडिट मिलेगा मतलब आपको टैक्स जो पे कर चुके हैं ना, तो 31.2 में से 1% कटेगा, वो कट के आपको पे करना है, तो Correct. नेट पेबल है आपका। तो Okay. एक तरह से जो 1% टीडीएस काट लिया है हम्म। वो आपको वो 31% के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, Correct. तो आपको उसका रिफंड मिलेगा। और एक और चीज बहुत अच्छी यहाँ से निकल के आई है, किसी का लॉस है तो टीडीएस तो कटा ही होगा, कट गया तो भाई वो TDS. तो पैसा वापस ले लो अपना गवर्नमेंट से, तो अपना आईटीआर में उसे दिखाओ और वो टीडीएस जो आपका कटा था वो रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो आप अपनी आईटीआर ज़रूर फाइल करें और सही से फाइल करें। जो भी रिपोर्ट्स आपका जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, सन क्रिप्टो यूज़ करते हैं, तो वो भी रिपोर्ट देता है टैक्स रिपोर्ट्स, तो आप उसको देख के सारा मैच करके 26 से या इससे फाइल करें। जो भी टैक्स बनता है वो पे करें, नहीं बनता तो आप अपना टीडीएस रिफंड क्लेम करें। ये टीडीएस रिफंड से मुझे याद आया, लास्ट टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पे एक यूज़र ने रीच आउट किया था, उनका लॉस था, ओवरऑल लॉस था, बट टीडीएस अराउंड 50,000 के आसपास डिडक्ट हुआ था। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि हमारा तो लॉस है, मुझे क्या ज़रूरत क्या है डिस्क्लोज़ करने की, लॉस तो लॉस ही है, अब टैक्स तो देना नहीं लॉस पे। बट लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं, जो 50,000 10,000 जो भी टीडीएस एक्सचेंजेस काट के उनके पैन पे डिपॉजिट किए रहते हैं, एक्चुअली उनको पता भी नहीं होता ये रिफंड भी आता है। बट आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई थिंक लोगों को समझना चाहिए कि अगर आपका लॉस है तो एटलीस्ट फाइल करो, जो टैक्स 1% टीडीएस के फॉर्म में आपके पैन पे डिपॉजिट है उसको वापस लिया जा सकता है। इसमें कोई चैलेंज तो नहीं फेस होता? कोई चैलेंज फेस नहीं होता, सिंपल आईटीआर फाइल करो। देखो आईटीआर है ना 4 तरीके की होती हैं। आईटीआर 1, हालांकि आईटीआर 7 तरीके की होती है, बट जो क्रिप्टो से रिलेटेड है आईटीआर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो अगर आप डेरिवेटिव्स में नहीं करते हो तो वो बिजनेस इनकम नहीं हुई। सिंपल आप शेड्यूल वीडियो में दिखाओगे तो आईटीआर 1 और 2 कर सकते हो। आईटीआर 1 तब फाइल करनी चाहिए जब आपकी इनकम 50 लाख से नीचे है, और आईटीआर 2 जब 50 लाख से ऊपर है या आपका वीडीए सेक्शन में शेड्यूल में आपको डिस्क्लोज करना है। तो आप सिंपल उसमें आईटीआर फाइल करो और रिफंड लीजिए, तो कोई भी इशू नहीं आएगा उसमें। करेक्ट। तो अभी लोगों को ऐसा लगता है कि 31% टीडीएस जा रहा है, वो नहीं जा रहा है, वो रिफंड आ जाएगा अगर लॉस में हो। बिल्कुल प्रॉफिट में है, लाइक अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो 30,000 रुपये उनको देना पड़ता है टैक्स के रूप में। एक रफ एग्जांपल ले रहे हैं, बट अगर उनका 10,000 का टीडीएस डिडक्ट हो चुका है तो 20,000 ही तो देना 20 ही देना पड़ेगा। करेक्ट राइट। करेक्ट। तो यहाँ पे जो 1% डिडक्ट हुआ था वो एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, वो सेट ऑफ हो रहा है। सेट ऑफ हो रहा है, लाइक आपका जो टोटल टैक्स आपको देना था उसमें से वो माइनस हो जा रहा है, फिर बिल्कुल, आपको पे करना है। बिल्कुल। काफ़ी अच्छी चीज़ है, लाइक लोगों को समझना चाहिए। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, इन सब चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि नोटिस से बचा। इवन एक चीज़ और भी है सर, लाइक जस्ट ऐसे फॉर्मली माइंड में आया तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। कई बार लोग सोचते हैं यार अभी फाइल तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है देखते हैं कर लेंगे बाद में, एंड जब बाद में नोटिस आती है इनकम टैक्स की तो वो काफ़ी सीरियस हो जाते हैं और काफ़ी हड़बड़ाहट में किसी गलत सीए के पास भी पहुंच जाते हैं, और जितना टैक्स नहीं बनता उससे ज़्यादा कंसल्टेंसी फ़ी पे कर देते हैं। तो आपकी इस पे क्या राय है? लाइक मैं इसमें ना एक बहुत अच्छा अभी जजमेंट आया है आईटीटी का, वो उसको रेफर करना चाहूँगा कि उसमें क्या हुआ था। उस लखनऊ का ट्रेडर था, बहुत शायद रील्स में वायरल भी हुआ था। उसमें उसने 3 लाख का लॉस किया था, बट उसको जो इनकम टैक्स का नोटिस आया था वो था 88 लाख का। 3 लाख का लॉस कर दिया आदमी ने, 88 लाख का आ रहा है। अब वो ऐसा हुआ क्यों? उसने अपना कुछ ट्रेड किया 50 लाख रुपए कैपिटल से, वॉल्यूम में ट्रेड किया, करते करते 15-20 करोड़ का हो गया होगा ट्रेड। अब गवर्नमेंट को क्या पता भाई प्रॉफिट करा या लॉस करा, उसने तो देखा कि भाई इतने का सेल हुआ है, जैसा कि मैंने बताया सेक्शन में क्या लिखा है, ट्रांसफर, जितना ट्रांसफर करा। अब गवर्नमेंट को क्या पता है कि भाई परचेज भी किया है और परचेज ज़्यादा पे किया है, तो उसने टोटल पे फ्लैट 30% लगाया, नोटिस भेज दिया। अब वो भेजा क्यों? क्योंकि एसएससीज ने, टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल नहीं करी। तो रिटर्न फाइल करें, रिटर्न फाइल करोगे तो नोटिस क्यों ही आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट कहाँ से रिकनसाइल कर रही है डेटा? वो रिकनसाइल कर रही है जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म उनको डेटा भेज रहा है। अब वो भेज कैसे रहा है? टीडीएस काट के, और टीडीएस कहाँ से पता लगेगा? फॉर्म 26 से। तो चीज़ बहुत सिंपल है, एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर आप उसको फाइल कर देंगे तो कभी भी नोटिस नहीं आएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। राइट। तो बेटर ये है कि नोटिस का इंतजार करने से अच्छा है कि टैक्स को फाइल करो, एटलीस्ट प्रॉफिट या लॉस जो भी है
उसको डिक्लेयर करो। बिल्कुल। राइट, परफेक्ट। अब सर ये तो हो गया लाइक जो लोग क्रिप्टो एक्चुअल में क्रिप्टो को बाई करते हैं या सेल करते हैं, जैसे बिटकॉइन को बाई किया एंड सेल किया, आज बाई किया, मैं भी 2 महीने बाद सेल कर दिया, प्रॉफिट लॉस हो रहा ही हो गया। अब इसी का एक दूसरा टर्म्स आता है, जैसे आपने एफ की बात की, तो एफ में अगर हम देखें तो क्रिप्टो में भी है, लोग क्रिप्टो में भी एफ कर रहे हैं। अब तो ऐसा भी है कि आईएनआर मार्जिन में भी आप कर सकते हो। पहले ये रहता था कि ऑफशोर एक्सचेंजेस थे, तो आपको एफ करना है तो आपको यूएसडीटी बाई करना पड़ता था एंड देन फिर आपको करना था। बट आज के डेट में आईएनआर में भी लोग एफ कर रहे हैं, आपको सारी प्राइसेस आईएनआर में दिख रही है, आप आईएनआर से मार्जिन रेडी करके आप एफ कर रहे हो। तो एफ के लिए ये क्या जो सेक्शंस हैं, जो फ्लैट 30% का टैक्स है, वो अप्लीकेबल होता है या उसको हम एज अ बिजनेस इनकम भी ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, इसका आंसर मैं सीधे सीधे भी दे सकता हूँ, बट क्योंकि आपके ऑडियंस को पता होना चाहिए उसका फंडामेंटल बेस, तो मैं राइट। पूरा मैं बताऊंगा। देखिए, जो टैक्स है ना, जैसा मैंने बताया सेक्शन 67 में लिखा है, ट्रांसफर ऑफ वीडीए पे 30% टैक्स लगता है। अब ये वीडीए क्या बोला है, वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये कहाँ लिखा है? वो लिखा है सेक्शन 2111 में। अब 2111 क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई जो क्रिप्टो करेंसी है ना, उसने थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज लिख रखी है कि NFT, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें, कि ये वर्चुअल डिजिटल एसेट माने जाते हैं। क्या इसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ड्राइव करते हैं वैल्यू क्रिप्टो से, या कॉन्ट्रैक्ट्स जो ड्राइव करते हैं वैल्यू क्रिप्टो करेंसी से? नो, उन्होंने नहीं दिया। जब वो वर्चुअल डिजिटल एसेट में कोई भी इंस्ट्रूमेंट आता ही नहीं है, तो उस पे सेक्शन 67 लगेगा ही नहीं। अब जब लगेगा ही नहीं तो भाई टैक्स क्या लगेगा? अब आप कहीं पे भी दिखा लो, हमारे इनकम टैक्स में 5 हेड है। इनकम फ्रॉम सैलरी है, सैलरी तो नहीं हुआ। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, वो तो नहीं हुआ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ये हाउस तो है नहीं, तो ये भी नहीं हुआ। अब क्या बचा भाई? बिजनेस बचा या अदर सोर्स बचा। तो आप बिजनेस दिखा सकते हो, अदर सोर्स दिखा सकते हो। अब बिजनेस इनकम सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपेंस मिल जाएंगे, हर कोई इसी को लेगा। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि अगर कोई भी कानून में अगर टैक्स में कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट टैक्स पेयर को जाएगा। अब टैक्स पेयर डिसाइड करेगा कि भाई मेरे को बिजनेस में दिखाना है या अदर सोर्स में दिखाना है, वो बिजनेस में दिखाएगा, क्योंकि वहाँ खर्चे मिल जाएंगे। राइट। अब जब वो बिजनेस में दिखाएगा, यहाँ पे एक और टेक्निकल पॉइंट है। देखो, एफ जो है ना, उसको हम बिजनेस इनकम दिखाते हैं, बट इसके लिए एक स्पेशल प्रोविजो बना रखा है। उस प्रोविजो में लिख रखा है कि अगर कोई भी डेरिवेटिव्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप उसको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हो, तो वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम मानी जाएगी। ठीक है। अब वहाँ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज लिख दिया है। क्या FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज माने जाएंगे? नहीं। तो देयरफॉर क्या हुआ? ये स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम हो गई। तो अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ, F&O है तो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है, और अगर आपका क्रिप्टो डेरिवेटिव है तो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है? तो सबसे पहली बात है, दोनों बिजनेस इनकम है, दोनों में स्लैब रेट टैक्स लगेगा, बट फर्क ये है कि वहां पे आपका बिजनेस में जो कैरी फॉरवर्ड लॉस होता है वो 8 साल तक हो सकता है। मान के चलो आपका 5वें साल प्रॉफिट हो गया, तो उस लॉस से सेट ऑफ कर सकते हो। बट क्रिप्टो में जो कि स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम हुई, केवल आप 4 साल तक कर सकते हो। दूसरा, अगर आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है ना, लॉस है, सॉरी, तो अगर लॉस है तो वो उसी ही इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। बट अगर आपका नॉर्मल बिजनेस इनकम है तो वो किसी से भी हो जाएगा। तो अब मैं इसमें एक हैक देता हूँ। किसी का अगर लॉस है क्रिप्टो का और गेन है F&O में, तो वो सेट ऑफ हो सकता है। एक्चुअल क्रिप्टो बाई सेल किया है, क्रिप्टो एक्चुअल नहीं, डेरिवेटिव्स, राइट। डेरिवेटिव क्या हो गया? स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, ये आपका नॉन स्पेकुलेटिव। तो नॉन स्पेकुलेटिव आपका इनकम है और स्पेकुलेटिव लॉस है, दोनों सेटअप हो सकते हैं, बट वाइस वर्सा नहीं हो सकता। ये एक हैक है जो कोई नहीं बोलता, जो मैंने आज आपके पॉडकास्ट में बता दिया। परफेक्ट, राइट। तो सर आपने बता दिया ये चीज़, तो आई थिंक परफेक्ट है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा लोगों को, बट ये कर सकते हैं, डूएबल है। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा था, ये मैंने थोड़ा डिटेल में आंसर दे दिया, बट इसका सीधा जवाब ये है कि अगर स्पॉट में आप कर रहे हो क्रिप्टो तो 30% है, और अगर आप डेरिवेटिव्स में कर रहे हो तो अभी आप स्लैब रेट्स बिजनेस इनकम में दिखा के ले सकते हो। इस पे कोई गवर्नमेंट का कोई सर्कुलर नहीं है, CBDT का, ना ही कोई कोर्ट का कोई जजमेंट है, तो अभी तक बेनिफिट ऑफ डाउट टैक्स पेयर को जाएगा। राइट। तो दैट मीन्स अगर कोई एक्चुअल एसेट्स बाई सेल कर रहा है तो उसको तो 30% देना है, वॉट एवर प्रॉफिट वो बना रहा है। लेकिन अगर वही सेम
यूजर या कस्टमर, कुछ भी बोल सकते हैं, पर्सन डेरिवेटिव्स कर रहा है, डेरिवेटिव्स में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, एक दूसरे से भी सेट ऑफ सेट हो ऑफ रहा है, होगा, प्लस उसमें जितनी ब्रोकरेज आ रही है वो भी उसका भी एक्सपेंस डिडक्ट मिलेगा। मिल रहा है, लैपटॉप अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहा है उस चीज़ को करने के लिए, वो सारे एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस क्लेम कर सकता है। सकता है, और बिल्कुल। सबसे बेस्ट पार्ट है कि 30% ना देके स्लैब वाइज जाएगा, राइट, तो राइट, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। तो करेक्ट। मुझे लगता है दैट्स वाई लाइक इंडिया में क्रिप्टो डेरिवेटिव्स का ज़्यादा क्रेज पॉपुलर बढ़ हो गया, रहा है। लोग राइट। पहले लाइक ट्रेड करते थे, स्पॉट बिटकॉइन खरीद लिया, इथेरियम खरीद लिया, सोलाना खरीद लिया। लोग अब क्या करते हैं, ऐसे मैंने ऑब्जर्व किया है खुद के प्लेटफॉर्म पे कि लोग अभी ज़्यादातर फ्यूचर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं, 1x 2x 5x लेवरेज के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 1x 2x के साथ में सेफर भी रहता है, प्लस टीडीएस भी नहीं लग रहा है। बेस्ट पार्ट तो ये भी है क्योंकि करेक्ट, टीडीएस नहीं लग रहा। डेरिवेटिव्स में टीडीएस नहीं लग रहा है, तो ट्रांजेक्शन्स की कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। हम्म, दैट्स वाई अलग अलग बेनिफिट्स हैं। एक तो टीडीएस भी नहीं लग रहा है, तो कैपिटल लॉक नहीं हो रही है, प्लस आपने जैसे बताया कि उसको बिजनेस इनकम कंसीडर करके स्लैब वाइज पे किया जाता है टैक्स, तो मैं दैट्स यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ हाँ हाँ कि ठीक है, टीडीएस आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, राइट सन क्रिप्टो नहीं रिपोर्ट कर रहा डेरिवेटिव का, हाँ हाँ क्या जो उसका टीडीएस नहीं कटा उसका गवर्नमेंट डेटा नहीं मांग सकती, और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म क्योंकि एफआईयू रजिस्टर्ड है, क्या वो रिपोर्ट नहीं कर सकती है? परफेक्ट। सो डेरिवेटिव्स पे टीडीएस का अभी तक ऐसा कोई सेक्शन आया नहीं है, नहीं सीबीडीटी बिल्कुल की तरफ से, क्लियर तो है। दैट्स वाई हम लोगों पे ऑब्लिगेशंस नहीं बनता है कि कोई ऐसे ही ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अब वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में इफ़ गवर्नमेंट कोई डेटा मांगती है, जैसे स्पॉट में हम लोग पे ऑब्लिगेशंस है, आपको हम्म, रिपोर्ट करना ही है, हम्म, तो हमें वो करना पड़ता है। टीडीएस जितना डिडक्ट हुआ हमने किया। डेरिवेटिव्स पे ऐसे कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस भी नहीं है, तो वो रिपोर्ट नहीं होते हैं। बट इन केस कभी गवर्नमेंट स्पेसिफिक केसेस में, लाइक किसी की कोई हियरिंग चल रही है, टैक्स की हियरिंग चल रही है, इन केसेस में अगर गवर्नमेंट कोई कभी मांगे रिक्वेस्ट करती है तो तो देना पड़ता हमें है। देना पड़ता है। मैं उसमें ना एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, थोड़ा डीप थिंकिंग है, हम्म, बट गवर्नमेंट को क्यों स्पॉट का डेटा चाहिए, उसका हम्म, रीज़न है क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है ना वो एक पैरेलल करेंसी है, और राइट और राइट ये जो यूज़ हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग में हो रही है, या हम्म ये टेररिज्म फंडिंग में हो रही है, तो कभी भी डेरिवेटिव आप किसी को दे नहीं सकते, आप ट्रेड ही कर सकते हो, राइट, उसको ट्रांसफर नहीं कर वो सकते हो। ट्रांसफर नहीं होती। तो जब स्पॉट ट्रांसफर होता है, यूएसडीटी या बिटकॉइन ट्रांसफर होता है, तो एफआईयू को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए डेटा चाहिए, भाई कहाँ से क्रिप्टो आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। तो एफआईयू इज मोर कंसर्न अबाउट स्पॉट, क्योंकि उसको नेशनल सिक्योरिटी की ज़्यादा वो टेंशन है ना। तो डेरिवेटिव का इसलिए वो डेटा नहीं मांगता है। दिस इज माई इनसाइट। आई थिंक गुड इंसाइट्स तो काफ़ी अच्छा है। रीज़न भी ये हो सकता है, एंड क्रिप्टो यूज़ हो रहा है अलग अलग चीज़ों में, बट मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो लोग प्रॉपरली मैनर में कंप्लाइंट वे में ट्रेड कर रहे हैं उनको इतना ज़्यादा इशू नहीं आ होता रहा है। बिल्कुल। बट आई थिंक नेशन सिक्योरिटी पर्पज से ये करना आई थिंक गलत नहीं है, क्योंकि एट द एंड अगर इंडिया करेक्ट, में कुछ भी ऐसी मिस हैपनिंग्स होती है करेक्ट, थ्रू क्रिप्टो या किसी भी तरह से, तो वो कहीं ना कहीं ओवरऑल कंट्री को डिस्ट्रॉय करती हैं, करेक्ट। तो उसके लिए कंशर सी रहना चाहिए। अल्टीमेटली नेशन इज फर्स्ट, राइट। तो उसके लिए जो भी हो सकता है भाई करेंगे। एज बीइंग सीए भी मेरा ये रहता है कि अगर भाई कुछ भी आप कर रहे हो तो उसको प्रॉपरली रिपोर्ट करो, और जो एफआईयू का ये जो स्टैंड, जो एफआईयू का जो ये स्टैंस है वो बिल्कुल ठीक है, वो कंट्रोल करेगा ना। अगर हमारे जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है कंट्रोल हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं, आरबीआई के थ्रू। अब क्रिप्टो करेंसी में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अब एफआईयू पिक्चर में है, आरबीआई के तो हाथ में तो कुछ भी नहीं है अभी, आपको पता ही है। राइट है। वो तो धर धर की ठोकरें खा रहा है, कह रहा है कि भाई इसे बैन कर दो। राइट। अब आरबीआई का स्टैंस काफ़ी पहले से निगेटिव रहा है, मतलब हम लोग अगर देखें तो लाइक 2015-17 वो कंटिन्यू उनका जो स्टेटमेंट रहा है आरबीआई का निगेटिव रहा है, एज यू सेड, लाइक कि कंशन भी है कि पैरेलल करेंसी के रूप में आई थिंक क्रिप्टो करेंसीज काम कर रही हैं, सो दैट्स वाई खुद की करेंसीज का भी एक कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ जाता है। जैसे अभी हम नाइजीरिया देख लेते हैं, टर्की देख लेते हैं, इवन ईरान देख लेते हैं, यहाँ की खुद की करेंसी बहुत डीपैक हो चुकी है, तो दैट्स वाई लोगों को ये कंशन रहता है। जैसा आईएनआर, आज आप आईएनआर, आप तो ऑलरेडी सी हैं तो आपको पता ही क्या चल रहा है। पहले आईएनआर एंड डॉलर का जो रेट चल रहा था अराउंड 87, 88 समथिंग, 85 भी था, 96, 97 हो गया। 96, 97 तक पहुंच रहा है।
तो कहीं ना कहीं डीपैक तो हो रहा है। अगर आज आप डॉलर में होल्ड कर रहे थे तो आपका जो अमाउंट था वो सेफ एंड काफ़ी स्ट्रांग था। अगर आप वही सेम को आईएनआर में होल्ड कर रहे हैं तो मतलब आप 10% लूज कर चुके हो एक साल में। तो आई थिंक ठीक है, गवर्नमेंट का भी ये स्टैंस है। एंड हम वापस टॉपिक पे आते हैं थोड़ा सा। तो ये तो हो गया डेरिवेटिव्स का एंड स्पॉट का, टीडीएस क्लेम का। अब जैसे आपने बोला कि आरबीआई भी इस पे काफ़ी निगेटिव पॉइंट्स उठाते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, अभी रिसेंट में जो आई थिंक पार्लियामेंट में एक मीटिंग हुई थी, इससे पहले एक्सचेंजेस की मीटिंग हुई थी, उससे पहले भी मीटिंग्स हुई थी जिसमें लाइक अस एंड अदर एक्सचेंजेस भी पार्टिसिपेट किए थे, तो उनका भी इंसाइट्स गया था। अभी रिसेंट में हुई थी जिसमें कुछ कुछ सॉर्ट ऑफ एक्सचेंजेस थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। अगेन आरबीआई भी आया पार्लियामेंट में, उसने भी डिस्कशन किया। सारी चीज़ों के बाद भी अगेन आरबीआई का जो पॉइंट है या जो कंसर्न है वो भी स्टेटमेंट आप बोल सकते हो निगेटिव ही रहा है। सो आपको क्या लगता है, लाइक ऐसे स्टेटमेंट लोगों को डराती हैं, चाहे वो स्पॉट में कर रहे हो या चाहे फिर एफएनओ में कर रहे हो। बट अगर किसी का पोर्टफोलियो होल्ड है, लाइक सन क्रिप्टो पे किसी का पोर्टफोलियो है, जैसे ये न्यूज़ आई उसके बाद में हमारे कस्टमर सपोर्ट के पास क्वेरीज आ रही है, क्या हो रहा है, बंद हो रहा है क्या, हमें पैसे निकाल लेने चाहिए क्या, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। मतलब काफ़ी पैनिक क्रिएट होता है मार्केट में। सो आपको क्या लगता है, लाइक आरबीआई इस तरह से जो निगेटिव स्टेटमेंट देते हैं उनका क्या कंसर्न है, और क्या ऐसा हो सकता है, लाइक एज अ सीए यू नो बेटर कि टैक्स में भी इनके क्लॉजेज आ चुके हैं, लाइक सीबीडीटी ने भी एक सर्कुलर निकाल दिया है टीडीएस मॉनिटर करने का, ये सब होने के बाद भी, सारी मॉनिटरिंग होने के बाद भी बैन की बातें चल रही हैं। सो इसमें कितनी सच्चाई है, इवन आरबीआई का क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, अभी रिसेंटली एक 2 जुलाई को मीटिंग हुई है आरबीआई की और आईसीआई की, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। राइट। तो उसमें भी आरबीआई ने अपना यही स्टेटमेंट दिया है कि भाई क्रिप्टो को बैन करना चाहिए। एक्चुअली इसकी एक, अगर इसको पूरे को समझना है कि आरबीआई का क्यों ऐसा रुख है, तो उसके लिए पीछे जाना पड़ेगा 2018 में। 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला था। उस सर्कुलर में आरबीआई ने बोला कि भाई देखो, सारे जो, क्योंकि आरबीआई किसको इंस्ट्रक्ट करता है, बैंक्स को और बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर को, उन सबको उसने बोला कि भाई जो भी क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहा है या फैसिलिटेट कर रहा है, उनको सबको रोक दो। आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी है। जो भी क्रिप्टो एक्सचेंज हैं या जो भी क्रिप्टो रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनका बैंक बिल्कुल रोक दो। ठीक है। अब इसको लेके एक ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल हुई और केस का नाम था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आरबीआई को कि भाई तुम्हारा जो कंट्रोल है केवल बैंक तक है, क्रिप्टो करेंसी समथिंग डिफरेंट, तो आपका ये आपके स्कोप ऑफ वर्क से बाहर है। तो भाई आप इसको बैन ही नहीं कर सकते हो। तो वो तब से खिसियाया हुआ है। तो तब से वो मीटिंग कर रहा है। फिर उसने मई में भी क्या नाम है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग करी जिसमें सारे क्रिप्टो एक्सचेंज से व्यू मांगा गया था। फिर उसमें क्या नाम है क्रिप्टो एक्सचेंज के बाद शायद इनकम टैक्स हो गया, ईडी हो गया, और अपना ये इंटरनेशनल जो ये गिफ्ट सिटी में वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी करके, उससे भी मीटिंग करी थी। सबको वो यही व्यू दे रहा है कि भाई मिलके हम इसको बैन करते हैं क्योंकि ये हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो देखो, आरबीआई अकेला कभी बैन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का तो ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है। बट आरबीआई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंस रिलेटेड है सबको वो इकट्ठा कर रहा है और कह रहा है कि सब यही व्यू रखो कि क्रिप्टो को बैन कर दिया जाए। बट मुझे लगता है देखो, अगर क्रिप्टो को बैन कर दिया गया तो वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया की ग्रोथ को पीछे कर देगा। इट्स नॉट अबाउट ओनली ट्रेडिंग, इट्स अबाउट अडॉप्शन ऑफ न्यू एज करेंसी। ठीक है ना। मैं किसी बुक में पढ़ रहा था, क्रिप्टो जो है ना इज नॉट ओनली करेंसी, इट्स ऑल्सो अ एसेट एंड इट्स ऑल्सो समथिंग जिसको आप रख सकते हो, पजेस कर सकते हो। ये तीनों फीचर्स किस में अवेलेबल हैं? आपके पास करेंसी है तो वो करेंसी का ही काम करता है। आपके पास प्रॉपर्टी है तो वो एक एसेट का ही काम करेगा। बट ये चीज तीनों का काम कर रही है। आप देखो ऐसी चीज आई है, ठीक है, और आप इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, बैंकिंग में क्या है, बैंकिंग में आप ट्रेल किसी की पकड़ोगे, किसी से किसी के पास पैसा गया है तो आपको कितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी। ये सारा ब्लॉकचेन में है, कभी भी इधर से उधर नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। तो आप बिल्कुल ट्रेस पकड़ सकते हो कहाँ से ये बिगिन हुई थी और कहाँ तक गई है।
किन तो किन ये को तो टच और करते उल्टा हुए अगर कोई गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है हम्म क्रिप्टो को, तो हम्म ये आसान है गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए पकड़ना कि भाई तुमने कहाँ से पैसा लिया था और कहाँ भेज रहे हो। तो अच्छी चीज़ है। हम्म, ये मेरा व्यू है कि नहीं होना चाहिए, बट हाँ आरबीआई का स्टैंस आज की डेट में यही है कि भाई इसे बैन करो। राइट। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें, लाइक यूएसए हो गया या अदर कंट्रीज हो गई, वहाँ पे अबाउट क्रिप्टो जो भी सेंटीमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आप यूएसए की बात करें तो वहाँ पे ईटीएफ ट्रेड हो रहे हैं। जैसे आज हम करेक्ट। गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ ट्रेड करते हैं, करेक्ट। तो यूएसए में भी ईटीएफ हो रहे हैं, बिटकॉइन एंड इथेरियम की ईटीएफ ट्रेड हो रहे हैं। सो लाइक अगर ये आपको जस्ट आपसे जानना चाहूँगा, अगर ये बैन भी करते हैं तो लॉजिकली पॉसिबल है कि फुल्ली बैन कर पाना? देखिए, कोई भी चीज़ बैन होती है ना, हम्म तो दिक्कत ये हो जाती है कि वो और ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल होती है हम्म और गवर्नमेंट के रेवेन्यू का लॉस होता है। अब हम्म वो कुछ भी हो, हम्म अब चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, सारी इंडस्ट्री इंडिया में चल रही है, ऐसा नहीं है, ठीक हम्म है। बट जो भी चीज़ बैन करी गई है उससे नुकसान किसका हुआ है? गवर्नमेंट का। हम्म और जिसको करना होता है वो और अनरेगुलेटेड वे में करता है, और जो सर्विस प्रोवाइडर होता है जो उस चीज़ को प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसके लिए अब रूल्स बचे ही नहीं, तो वो कुछ भी तरीके से करता है। करता अब है। मान के चलते हैं कि जैसे ऑनलाइन गेमिंग बैन हो गई है, हम्म अगर ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करा जाता, उसको ऐसा बोला जाता कि भाई ये रेगुलेशन रखो कि जो भी गेमिंग की विनिंग और लॉस की जो रेशो है वो 50-50 होनी चाहिए, ठीक राइट। है, चलो तुम भी कमाओ और विनिंग भी दो, या हम्म 60-40 कर देते, राइट। रेगुलेट कर देते। हम्म अभी तो क्या 100% है, हम्म लॉस करेगा ही करेगा, कोई हम्म इसका कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारी कंट्री में क्या है ऑनलाइन गेमिंग में या कैसीनो में, कि आप उतना ही खेल सकते हो जितनी आपकी इनकम है उसका 10% या 5%। अगर आप इवन कैसीनो में भी जाओगे ना, वहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई ये कहाँ से कैश लाए हो, कि भाई मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है तो मैं इसलिए 20,000 रुपये की खेल रहा हूँ। तो ठीक है, ऐसा है ना, 20,000 खेलना है, एटीएम पे जाओ, 20,000 रुपये लेके निकाल के लाओ और उसकी रिसीप्ट दिखाओ, हम खेल नहीं देंगे, ऐसा भी है कंट्रीज में। तो उसको रिस्पॉन्सिबल गेमिंग बोलते हैं। तो मैं बस गेमिंग को लेके एक एग्जांपल ये देना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप उसको रेगुलेट करोगे तो वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट करेगी, और जिस जो आप इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, वो भी चीज़ वो होगी। भी पॉसिबल है। तो एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू, इसको बैन करना वो सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। इवन एज अ इंडस्ट्री लीडर्स लाइक अस, हम लोग भी यही प्रपोज करते हैं, यू हैव टू रेगुलेट इट, कि कैसे करना है, क्या क्या पैरामीटर सेट करना है वो आप सेट करो, उसको प्रॉपर मैनर में चलाओ, सो दैट आप ट्रेल भी पकड़ पाओ कि कोई गलत कामों में नहीं यूज़र, लाइक मनी Correct. लॉन्ड्रिंग एंड अदर। एंड जो रियल इन्वेस्टर हैं, जो रियल उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं और सिटीजन्स हैं, वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। Correct. लाइक ये लोग, हम ये सारी चीज़ें हम लोग भी गवर्नमेंट को कई बार पिच किए हैं। लेट्स सी। तो क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट मानती है, कंसिडर लाइक करती भी नहीं, है कि गवर्नमेंट ओपन रहती है डिस्कशन के लिए, डिस्कशन काफ़ी पॉजिटिव जाते हैं इवन जब भी होता है। लाइक अगर हम लोग FIU में भी पार्टिसिपेट करते हैं तो डिस्कशन होता है, सारी चीज़ें हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली डिक्लाइन कर देते हैं, नहीं। गवर्नमेंट का इंटेंशन एंड लर्निंग एंड सारी चीज़ें समझने के लिए ओके रहते हैं, ऐसा इशू नहीं होता, तो समझते भी हैं। बट इट्स आफ्टर डिस्कशन, नो वन नोज कि बैकएंड में क्या चल रहा क्या है। चलता है, क्या रिस्पॉन्स आएगा। लाइक अभी पार्लियामेंट में जो हुआ था उसमें भी लग रहा था ठीक है, डिस्कशन पॉजिटिव गया है, चीज़ें होंगी, बट एट द एंड उसका अपोजिट हो रहा है। तो ठीक है, आई थिंक कि बैन इतना आसान नहीं है, और अगर कर भी दिए तो बहुत अलग तरीके से यूज़ होने वाला है। इंडिया, वो ज़्यादा हानिकारक है। एग्जैक्ट सर, इंडिया यूजर्स बेस में अगर हम देखें, होल्डिंग्स बेस में देखें तो टॉप में आता है। करेक्ट। इतने सारे लोग इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो इन्वेस्टेड हैं या होल्डर हैं या कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी इसमें कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अब यहाँ पे अगर बैन आप कर देते हो तो सारे के सारे जो भी पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, जो होल्डर्स हैं, वो ऑफशोर एक्सचेंजेस पे जाएंगे। बिल्कुल। और आप कितना भी बैन कर लो, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है VPN या कुछ तरीके निकाल के ऐसे वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हैं जो कहीं पे चलती ही नहीं है। तो लोग तो करेंगे, बट वो होगा कि आपने जैसे बोला, गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होगा, हम जैसे एक्सचेंजेस का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि Right. सारे के सारे यूजर्स बेस वो फॉरेन या ऑफशोर एक्सचेंजेस पे शिफ्ट हो जाएंगे और उनको फ़ायदा होगा।
लॉजिकली अगर हम देखें, अगर इस तरह से चीज़ें होती हैं तो फ़ायदा सबसे ज़्यादा होने वाला है ऑफशोर करेक्ट अदर एक्सचेंजेस को, करेक्ट जो अनरेगुलेटेड वे में इंडिया में ही ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया के ही यूज़र को सर्विस दे रहे हैं। बट लेट्स सी क्या होता है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि हमारे यूज़र्स एंड ऑडियंस की तरफ से मैक्सिमम आता है, वो ये आता है कि लाइक अगर मैं इंडियन एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 1% TDS डिडक्ट कर रहा है, हमारे पैन पे रिपोर्ट कर रहा है। अगर हम यही सेम ऑफशोर एक्सचेंजेस जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है उन पे ट्रेड करता हूँ तो ये टैक्स या जो भी 1% TDS है वो डिडक्ट नहीं होता है। तो लोग मोस्टली आज भी प्रिफर करते हैं कि नहीं, मैं बाहर के एक्सचेंजेस पे ट्रेड करूं और अपनी कोई भी इनकम कुछ भी डिस्क्लोज ना करूं। तो यहाँ पे आ जाता है कि एक तो FIU रजिस्टर्ड, जो कि ऑलरेडी लाइक अस हम लोग हैं कर रहे हैं। एक होता है नॉन FIU रजिस्टर्ड, जो कि FIU रजिस्टर्ड भी नहीं है, आप बोल सकते हो वो ऑफशोर एक्सचेंजेस हैं। तो इस पे क्या डिफरेंट है, और आपके हिसाब से एज अ CA आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे कि ट्रेड लोगों को कहाँ करना चाहिए? बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने। बट देखो, FIU और नॉन FIU में जो डिफरेंस है ना, बहुत सिंपल क्लियर है कि जो FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है वो गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रहे हैं, उनके साथ रजिस्टर्ड हैं, उनको डेटा सप्लाई कर रहे हैं। और अगर जैसे बात हुई थी डेरिवेटिव का TDS नहीं भी कट रहा, उनसे मांगा जाएगा तो उनको देना पड़ेगा। जो नॉन FIU है, क्योंकि कहीं रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो वो ऑब्लिगेशन भी नहीं है उनके ऊपर देने की। बट देखो क्या होता है ना, गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है, वो कभी भी उनका डोमेन ब्लॉक कर सकती है। डोमेन ब्लॉक कर देगी तो एक्सेस नहीं मिलेगी। वो ठीक है, आप कह रहे हो VPN से कर लो, ये कर लो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और एंगल ये है कि FIU रजिस्टर्ड होना प्लेटफॉर्म का, क्या आपका फंड सिक्योर है? ठीक है, देखिए क्रिप्टो अगर इलीगल नहीं है इंडिया में तो लीगल भी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कानून भी नहीं है। तो जब कानून ही नहीं है तो कोई भी ऐसा कानून है ही नहीं या कोई प्रोविजन है ही नहीं इंडिया में कि अगर क्रिप्टो इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन दे दी जाए। अभी मैं इसको और केस से समझाऊंगा कि WZIR-X का जब ये हैक हुआ था तो इसमें नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में किसी ने, यूजर ने डाली थी, अपनी अपील डाली थी और बोला था कि भाई मेरा पैसा निकलवाओ, क्रिप्टो निकलवाओ। अब उस कंज्यूमर कोर्ट ने ये बोला कि भाई देखो, ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, ये हमारे प्रीव्यू में आती नहीं है। कंज्यूमर एक्ट तब लगता है कि जब आपने किसी का गुड्स एंड सर्विस अवेल किया हो, तभी तो कंज्यूमर ग्रीवेंस को हम टेकअप करेंगे। तो देयर फॉर क्रिप्टो करेंसी जब है ही नहीं गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये हम इस पे डिसीजन कुछ नहीं देंगे, हमारे को नहीं पता, हमारे आउट ऑफ प्रीव्यू से उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई अगर आपका नुकसान हुआ है तो आप देखो, हमारे अंडर नहीं आता। फिर उसी के 6-7 महीने बाद दोबारा एक और मद्रास हाई कोर्ट में एक और यूजर ने डाला, वहां पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। उन्होंने बोला कि देखो क्रिप्टो करेंसी टेंजिबल एसेट नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही क्या नाम है ये करेंसी है। बट क्रिप्टो एक प्रॉपर्टी तो है, क्योंकि आप उसको होल्ड कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, आगे ट्रांसफर कर सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि एंजॉय मीन्स स्टेकिंग कर सकते हो, ये सारी चीजें रिवार्ड्स मिलते हैं आपको। तो देयरफॉर प्रॉपर्टी तो है। जब प्रॉपर्टी है तो आपको इसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देना चाहिए। बट कौन देगा, वहां पर भी क्लियर ये चीज नहीं हुई। देखो पॉजिटिव न्यूज तो आई कि प्रॉपर्टी तो मान लिया, इवन उसमें ये भी जिक्र किया था भाई आप टैक्स भी तो लगा रहे हो उस पर, आपने उसको डिफाइन तो करा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वर्चुअल डिजिटल एसेट की तरह। जब आप टैक्स लगा रहे हो तो प्रोटेक्शन दो, बट देगा कौन, उस पर आज तक क्वेश्चन मार्क है। तो अब इस पे कहना बड़ा मुश्किल है कि FIU करो नॉन FIU करो, मेरे हिसाब से दोनों ही सेम है। बट FIU में एक पॉजिटिव चीज ये है कि आप जो ट्रेड कर रहे हो वो आपके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में पहुंच गया है, तो आपको ITR फाइल करने में आसानी होगी। अल्टीमेटली अगर एक पर्सन आपका डेटा दे रहा है और वही आप ITR में फाइल कर रहे हो तो वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया, राइट, मैच हो गया। तो कल को कोई बोलता है, उठ के आता है इनकम टैक्स ऑफिस, नहीं यार तुमने 1 करोड़ की ट्रेड नहीं करी है, 5 करोड़ की करी है, प्रूव करो। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में पता है क्या है, इनकम टैक्स एक्ट में रवैया ये है कि आपको प्रूव करना है कि आप चोर नहीं हो। अब जब आप नॉन FIU में करोगे तो भाई आप प्रूफ कैसे करोगे, क्योंकि उस गवर्नमेंट तो मानेगी नहीं, वो तो ऑफशोर है भाई, वो तो दूसरी बाहर है। तो FIU में एक बेनिफिट नॉन FIU के ऊपर ये है कि भाई वो आपका डेटा गवर्नमेंट को दे रहा है, वो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बन सकता है व्हाइल डिक्लेयरिंग योर इनकम इन ITR। सो आई थिंक इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो लोगों को FIU रजिस्टर्ड पे जाना चाहिए। इवन अगर डेरिवेटिव्स कर रहे हैं तो ठीक है, उसमें तो वैसे चीज़ें हैं नहीं, टैक्स एंड ऑल, वो चाहे वो नॉन FIU पे कर रहा है या FIU पे कर रहा है वो सेम ट्रीटमेंट में आ रहा है। बट
आपने जैसा कहा कि वो डिक्लेयर करने में एज अ सपोर्टिंग एविडेंस वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। और आजकल लोगों को ये चैलेंज आ रहा है, लोग ट्रेड कर लेते हैं, कहीं से कहीं एसेट्स मूव हो जाती है, उनके पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं होते नहीं हैं, होते, और बाद में वो रिकॉर्ड क्लब करने जाते हैं तो वो रिकॉर्ड मिलते भी नहीं नहीं है। है। कई सारे ऐसे यूजर्स आए हैं जिन्होंने बोला हम वहाँ पे हम किए थे। हमारे पास तो कुछ ऐसे आईटीआर फाइल करने के लिए आते हैं क्रिप्टो, कहते हैं कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा मैंने क्या ट्रेड किया, आप पकड़ो लॉगिन, खुद निकाल लो रिपोर्ट और अच्छा। फाइल कर दो। तो उनको समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से रिपोर्ट्स निकलती हैं, उनको रिकॉल भी नहीं हो पाता कि भाई कहाँ पे ट्रेड कहाँ किया। ट्रेड किया। अब मान लो कि 4 ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे किया, उन्होंने दिया हम्म हमें 2 का डेटा, तो हम 2 का ही फाइल करेंगे। अब जब 2 का नहीं हुआ और कल को पकड़ में आ गया कहीं से भी हम्म लिंक हो गया, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम करते हो तो यूपीआई से डिपॉजिट करते हो या बैंक से ट्रांसफर करते हो, राइट। तो वही वो परचेज हुआ या आपके पास इन्फ्लो भी आया प्रॉफिट के बाद और वो स्किप हो गया। तो हम्म गवर्नमेंट जब असेसमेंट होगी तो गवर्नमेंट तो पकड़ेगी ना भाई ये पैसा कहाँ से आया, और पता लगा ये तो थर्ड प्लेटफॉर्म था जो रिपोर्ट ही नहीं किया, तब बहुत हैवी पेनल्टी लगेगी। इसी क्वेश्चंस में एक और क्वेश्चंस आता है। आजकल के डेट में लोग एज अ सैलरी इनकम, बहुत सारे लोग हैं जो आउटसाइड ऑफ इंडिया है, इनसाइड भी इंडिया है, जो बाहर के प्लेटफॉर्म के लिए एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, कुछ सैलरी बेस में भी आता है। वो उनका पेमेंट यूएसडीटी में आता है। यूएसडीटी में आने के बाद दो ऑप्शंस होते हैं, या तो किसी एफआई रजिस्टर्ड एक्सचेंज में वो डिपॉजिट करें और प्रॉपर कंप्लाइंट मैनर में अपने अकाउंट में विड्रॉ करें सेल करने के बाद, तो वो आईएनआर आ जाता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं P2P मेथड, लाइक ऑफशोर एक्सचेंजेस ऑफर करते हैं P2P मेथड, तो वहाँ पे जाके वो डिपॉजिट करते हैं, सामने कोई बायर होता है जो उनकी यूएसडीटी उनको जाती है या क्रिप्टो जाती है, वो पैसे डिपॉजिट करता है। यहाँ पे ये भी नहीं पता है कि बायर वेरीफाइड है या नहीं है। कई बार ऐसा मैंने देखा है लोगों से ऐसा सुनने में भी आया हमारे यूजर से कि जो P2P सेल किया उसके अकाउंट में पैसे आए, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया, क्योंकि जो बायर था वो डिस्प्यूट या फिर इस टाइप के पेमेंट को उसके करेक्ट, अकाउंट में डिपॉजिट कर करेक्ट। दिया। तो लोगों के समझ में नहीं आता, लोग सोचते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि P2P करें या कंप्लाइंट मैनर में जाएं। तो आपके हिसाब से P2P यूज करना सेफर है, या आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे एज अ सीए? देखिए P2P में ना 2 इशू है, हम्म एक तो टैक्सेशन का और एक बैंक फ्रीज का। तो हम्म पहले बैंक फ्रीज को पकड़ते हैं। हम्म बैंक फ्रीज का क्या इशू है, जैसे आपने आधा आंसर तो दे ही दिया है हम्म कि जब आप किसी से पैसा ले रहे हो वो अननोन पर्सन है। हम्म अब उस अननोन पर्सन के बैंक अकाउंट में जो पैसा आया वो आपको नहीं पता वो एक मतलब जेन्यून इनकम है या फ्रॉड वाली या ब्लैक मनी है या रेड पिंक मनी, आपको नहीं पता। हम्म और हो सकता है उस मनी के लिए ऑलरेडी साइबर क्राइम ट्रेस कर रहा हो और वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा तो आपका भी बैंक फ्रीज होगा। हम्म, दूसरा इसलिए भी बैंक फ्रीज हो जाता है कि जब वो बायर पैसा डालता है आपके अकाउंट में तो वही डिस्प्यूट क्रिएट कर देता है कि यार अच्छा। मैंने तो पैसा दिया नहीं था, मेरे अकाउंट से पैसा निकल गया, मतलब लोगों ने इसको धंधा ही बना लिया है। तो ओह, आप जब अननोन पर्सन से जब करते हो तो आप सिक्योर नहीं हो कि आप कह ही नहीं सकते 100%, कोई भी कितना अच्छा प्लेटफॉर्म हो उसका कंट्रोल नहीं है ना, वो पर्सन राइट। पीछे कौन बैठा हुआ है। हम्म तो एक तो इशू ये होता है। दूसरा टैक्सेशन का, जब आपके पास पैसा आता है ना तो नाम आता है रामू, हम्म श्यामू, हाँ मिस्टर हाँ एक्स हाँ वाई हाँ जेड। हाँ, अगर वो राइट। 20 लाख से ऊपर हो गया हम्म तो आपको जीएसटी भी ट्रिगर होगा। 20 हम्म लाख से ऊपर आ गया अमाउंट, आप उसको इनकम जब 20 लाख से ऊपर हो जाती है थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर, तो आपको उस पर 20% 18% जीएसटी भी देना है। देना तो पड़ेगा। उल्टा इनकम टैक्स के साथ आपके पे जीएसटी भी लगेगा। आप हम्म कैसे प्रूव करोगे कि वो क्रिप्टो आपने कन्वर्ट किया था, हम्म क्योंकि उस पर्सन से आपने कोई रिसीप्ट तो ली नहीं है। हम्म ठीक है ना, उसने वहां से सेल किया होगा प्लेटफॉर्म से, आपने बाय किया। तो जब आपका कोई कनेक्ट ही नहीं है, उस पर्सन को जानते ही नहीं हो, तो उस वक्त कैसे प्रूव करोगे जब जीएसटी वाला आएगा कि ये तो क्रिप्टो सेल किया था। तो राइट। ये 2 बड़े इशू हैं। हम्म अगर आप P2P करते हो, एफआईयू के थ्रू करते हो, देखो एफआईयू में ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि हाँ ठीक है ये मेरी सोर्स ऑफ फंड क्रिप्टो इनकम है। हम्म बट अगेन बैंक आज की डेट में चाहे वो एफआईयू नॉन एफआईयू है, वो कहीं ना कहीं बैंक फ्रीज मार देती है या एक बार लियन तो लगा ही देती है कि भाई तुम ज़्यादा कर रहे हो, अपना जस्टिफाई करो। तो हैरेसमेंट तो थोड़ा बहुत होता है। बैंकिंग इंडिया की अभी ज़्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली नहीं है। ऑल दो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आरबीआई बैन नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, बट स्टिल बैंक के कान खड़े हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा क्रिप्टो वॉल्यूम में करो तो। राइट राइट राइट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। हम्म राइट। परफेक्ट। तो आई थिंक लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप P2P कर रहे हो तो आप पहले से समझ के रखो कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, चाहे वो अकाउंट फ्रीज का हो गया या रिपोर्टिंग का हो गया।
एंड अगर कंप्लाइंट वे में कर रहे हो कि एक्सचेंजेस पे जाके किसी सेल कर रहे हो तो रिपोर्टिंग है, बट ठीक है उसमें भी आपको डिक्लेयर। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पे आती है सर, लाइक जैसे अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे तो माइंड में एक क्वेश्चन आता है। इवन हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने भी हमसे ये सजेशंस मांगे थे। तो लाइक कोई इंडिया में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा है किसी फॉरेन कंपनी के लिए, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कंसल्टेंसी हो सकती है, किसी भी तरह का, उसको क्रिप्टो पेमेंट आया यूएसडी में। अब जो डिस्कशन या कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है वो ये मेंशन है कि $15,000 आपको आने हैं, टोटल 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो $15,000 नहीं आए, वो 15,000 यूएसडीटी आया। अब वो यूएसडीटी को सेल किया तो अराउंड 15 लाख रुपए के आसपास उसके अकाउंट में पैसे आए। अब इस केसेस में लोग काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं कि यार डॉलर में ले रहा हूँ तो एटलीस्ट फॉरेक्स और ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व हो रही हैं, और सामने वाला डॉलर में पे ही नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है मैं तो आपको यूएसडीटी ट्रांसफ़र कर देता हूँ, मेरे पास तो यही वे है, मैं आपको डॉलर नहीं दे सकता। तो काम करने वाला पर्सन तो यही सोचेगा एट द एंड पैसा तो चलो आना पैसा तो चाहिए, आना बाकी चाहिए। रिपोर्टिंग तो हम देख लेंगे हम्म। अपने शेयर से डिस्कशन करके। तो एज अ सीए लाइक आपको क्या लगता है इस पे 30% अप्लीकेबल होगा, या फिर वो जस्ट एक अर्निंग है, अर्निंग की एडवांस में जो आया है अमाउंट उस पर टैक्स वगैरह जाएगा? देखो इसमें ना लोगों का कोई क्लैरिटी नहीं है, डिबेट करते हैं, बट हम्म, मेरा इसमें जो ओपिनियन ये है, हम्म, क्योंकि ये आपने अल्टीमेटली क्रिप्टो लिया है और हम्म, क्रिप्टो का एक स्पेशल प्रोविज़न है एक्ट के हम्म, अंदर, हम्म, तो इस पे फ्लैट 30% लगेगा, आपको एज अ वर्चुअल डिजिटल एसेट अच्छा, इनकम दिखानी ही पड़ेगी। हम्म, और ऐसा नहीं कि जब आपके पास आ गया तब दिखानी है, हम्म, जब वो ट्रांसफ़र होगा, मतलब जब आप उसको फिएट में कन्वर्ट करोगे उस साल दिखानी है। मान के चलो आपके पास मार्च में पैसा आ गया क्रिप्टो, हम्म, तो वो आया है, ठीक है, बट आपने उसको ट्रांसफ़र करा फिएट में अप्रैल में, तो हम्म, आपको नेक्स्ट ईयर उस पर टैक्स देना है, ना कि मार्च में। ठीक है, राइट, एक मेथड ये है कि लोग क्या करते हैं, वो एक्यूरल बेसिस पे चलते हैं कि भाई हम्म, हम उसको मार्च में रिपोर्ट कर देते हैं ऐसा बिजनेस इनकम, तो हम्म, बिजनेस इनकम हमने दिखा दी कि ठीक है $15,000 आया है, हम्म, ठीक है, बट अप्रैल में जब हमने ट्रांसफ़र किया तो हम क्या दिखाएंगे, उसको सेल ही दिखाएंगे हम्म, क्रिप्टो में। हम्म, दिखाना ज़रूर पड़ेगा क्योंकि राइट, ट्रांसफ़र हुआ है, हम्म, बट हमने परचेज भी किया है, क्योंकि हम उस ओके, पे 15 लाख बिजनेस इनकम दिखा चुके दिखा हैं। चुके हैं, तो जब 15 लाख का परचेज किया, 15 लाख का सेल किया, तो क्रिप्टो इनकम क्या हो गई, जीरो। जीरो। ठीक है, तो ये एक सीए का खुरापाती वाला जो दिमाग है ना, वो एक सॉल्यूशन है। हाँ, हाँ, बट इसमें अगर आप सीधा सीधा पूछो, क्योंकि वर्चुअल डिजिटल एसेट है और आपने उसको एक्सेप्ट किया है और वो आपकी इनकम है, तो आप राइट, 30% टैक्स दोगे, ये बहुत सिंपल आंसर है। बट हम्म, दूसरा मेथड भी आप कर सकते हो, कर सकते हैं मतलब बट टैग। एट ऑन योर रिस्क। सिंपल। हाँ, मे बी फ्यूचर्स में आ सकता है, हम्म। स्क्रूटनी आ सकती है तो थोड़ा तो आपको, चैलेंजिंग हो हाँ, सकता है। क्योंकि ये चीज़ देखो, ऑफिसर क्या होता है ना, वो हम्म, बिल्कुल ऐसा होता है कि जो भाई किताब में लिखा है बस उसे उतना ही पता है। हम्म, अब करेक्ट, उसको ये जस्टिफाई करना कि इस किताब के बियॉन्ड भी और लॉजिक्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, हम्म, तो उसमें वो भाई वो पीछे हट जाता है कि राइट, भाई हमारे को नहीं पता, हमारे को तो भाई ये कानून पता है, राइट, इसमें बताओ कहाँ लिखा है। तो हम्म, वहाँ एक प्रॉब्लम आ सकती है। राइट, राइट, फिर ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। हम्म। पर ठीक है, लोग कर भी रहे हैं तो हम्म। लाइक प्रिपेयर रहें कि ये चीज़ें हो सकती हैं। हम्म। तो सर एक नेक्स्ट क्वेश्चंस है जो काफ़ी लोग लाइक इंडिया के मोस्ट ऑफ द ट्रेडर या जो बड़े क्रिप्टो होल्डर्स हैं वो जानना चाहते हैं। लाइक हम लोगों के पास भी ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, हमारी सपोर्ट टीम बताती है कि ये क्वेश्चंस का क्या जवाब है। हम लोग पर्सनली नहीं इस चीज़ को रिप्लाई कर पाते हैं, तो जस्ट मैं आपके थ्रू जानना चाहूँगा। इंडिया का तो हो गया जो हमने डिस्कशन किया, अब बहुत सारे लोग हैं जो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जो क्रिप्टो फ्रेंडली हैं। क्रिप्टो इंडिया फ्रेंडली तो इंडिया तो है नहीं क्रिप्टो फ्रेंडली, तो कौन सी कंट्रीज हैं क्रिप्टो फ्रेंडली हैं, प्लस टैक्सेशन या तो ज़ीरो है या तो बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ऐसी कंट्रीज़ है जिनके लाइक बहुत सारे लोगों के पास आज क्रिप्टो है, बट प्रॉब्लम यही है ना कि इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो मैं भी शायद डिस्क्लोज नहीं कर पाते, या मे भी शायद अदर रीजंस हो सकते हैं। बट कंट्रीज़ कौन सी हैं और वहाँ पे लाइक आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उन कंट्रीज़ के बारे में? देखो, क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्रीज तो बहुत भी हैं, आप हुँ, यूएसए भी कह सकते हो क्योंकि यूएसए में भी लॉ आ चुका है। राइट। ठीक है, बट साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कहाँ पे टैक्सेशन नहीं है। हुँ, तो टैक्सेशन जैसे अपना क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मतलब जब आप देखो, ट्रेडिंग अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है। राइट। इन्वेस्टमेंट ये है कि आज आपने बाय कर लिया, होल्ड कर लिया, फिर आपने सेल किया 12 महीने बाद, ठीक है, या हुँ, उससे ज़्यादा, तो उसको हम क्रिप्टो कैपिटल गेन मानते हैं। तो हुँ, क्रिप्टो कैपिटल गेन बहुत सारी कंट्री ने एग्जम्प्ट कर दिया है, जैसे सिंगापुर हो गया, हांगकांग में कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, आपका जर्मनी तक में नहीं है।
तो आपको पता है कि यूरोप में हमारे इंडिया से ज़्यादा टैक्स है, बट जर्मनी जैसी कंट्री उसने भी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पे जो भी कैपिटल गेन है उस पर टैक्स ज़ीरो का रखा है। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट का। अब जैसे दुबई हो गया, थाईलैंड, यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग पे भी टैक्स नहीं है। थाईलैंड ने 2029 तक बोल रखा है कि भाई मेरे कंट्री आओ, ठीक है, यहाँ से ट्रेड करो जितना करना है, मैं कोई भी क्रिप्टो टैक्स नहीं लूँगा। दुबई में तो चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे ट्रेडिंग हो, उस पर तो कोई बिल्कुल भी टैक्स है ही नहीं। उसके बारे में और जानना चाहते हैं आपसे, जैसे बहुत सारे लोग प्लान करते हैं, क्योंकि दुबई इंडिया से हार्डली 2.5 आवर्स ही देखें तो दूर है। चार आज घंटे आप, चार हाँ, घंटे 4 घंटे 3 घंटे समथिंग, तो कोई भी फ्लाइट लेके कभी जाना चाहता है तो चला जाता है, कभी घर आना होता है, इंडिया आना है तो चला आता है, तो काफ़ी सारे लोग दुबई में भी एक्सप्लोर करते हैं। बट आपके हिसाब से क्या लगता है, इट्स अ सेफ एंड ऑल? देखिए दुबई में क्या है ना कि उन लोगों ने अपनी अथॉरिटी बना दी है। जैसे हमारे इंडिया में स्टॉक्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? सेबी, से भी कर रहा है, ठीक है ना। राइट। सिमिलरली वहाँ पे वारा आ गया, वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो पूरे वर्चुअल एसेट की इंडस्ट्री को वो कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो कोई भी क्रिप्टो से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर हो, तो उनको वो कंट्रोल करता है। और आप उसमें वहाँ पर बैंक से डायरेक्ट डिपॉजिट करना क्रिप्टो एक्सचेंज में या विड्रॉ करना, वो बिल्कुल सीमलेस है, और वहाँ पे कोई बैंक फ्रीज का कोई भी 1% टेंशन नहीं है। प्लस आप चाहे, इवन मैं आपको बताऊँ, कुछ बैंक है जैसे रैक बैंक हो गया वहाँ पर, और भी एक दो जो बैंक है, वायो बैंक हो गया, तो वो तो अपनी बैंकिंग के अंदर ही क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। बैंक के अंदर, बैंक का जो नेट बैंकिंग है। तो जैसे आज हम HDFC बैंक यूज़ कर रहे हैं मान लो, तो हाँ, उसमें बैंक अकाउंट दिख रहा है, तो वहाँ पे उस ऐप में क्रिप्टो का भी कर क्रिप्टो सकता का हूँ। भी है। जैसे आप देख रहोगे ना, सारी जो आईसीसी बैंक है, एचडीएफसी बोलते हैं म्यूचुअल फंड यहीं से बाय कर लो, हाँ, सिमिलरली क्रिप्टो ईटीएफ बाय कर लो, हाँ। ये भी है। वहाँ एटीएम लगा रखे हैं, आप क्रिप्टो लेके जाओ, मीन्स अपने मोबाइल पे, ठीक है, अपना एड्रेस डालो, आप उसमें कैश निकाल सकते हो ईडी में। तो ये भी चीज़ अवेलेबल है वहाँ पर। मीन्स अगर हम स्कैन करके पे कर रहे हैं, लेट्स 100 USDT पे कर रहे हैं, तो 100 USDT के इक्वलेंट जो भी द्रहम होगा वो कैश आ बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। मैं जब थाईलैंड में गया था, तो वहाँ पर तो एटीएम से मैं क्रिप्टो निकाल पा रहा था। वहाँ पे ऐसा नेटवर्क है, तो क्रिप्टो आप दिया, ठीक है, वहाँ पे आप क्रिप्टो ट्रांसफ़र करोगे, वो आपको कार्डलेस पिन कोड देगा, वहाँ से आप एटीएम से अपना बाहर निकालो। इतना इतना सीमलेस कर रखा है। तो इंडियंस के लिए जो पास वाली कंट्री है, दुबई है और थाईलैंड है, तो दुबई में आप कंपनी सेटअप करके भी कर सकते हो काम, क्योंकि वहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग का प्रोप्राइटरी लाइसेंस मिल जाता है। एक दो फ्री जोन है, एक तो रैकडाओ है और एक इफ्जा है। तो यहाँ पे आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग का लाइसेंस मिल जाएगा। ये तो हो गया अगर आपको कंपनी के लेवल पे करना है। और अगर आपको इंडिविजुअल लेवल पे करना है, सिंपल वहाँ पे एमिरेट्स आईडी लो, कंपनी सेटअप करो, और एमिरेट्स आईडी लेके आप अपना किसी में भी अकाउंट खोल सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में, और अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो मतलब अगर कोई बिजनेस पर्पज से भी करना चाहता है, बड़ी वॉल्यूम कर रहा है, लाइक, तो वो कंपनी सेटअप करके भी कर सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकता है। बिल्कुल। आई थिंक इंडिया को सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि आरबीआई को तो उल्टा व्यू ये लेना चाहिए कि भाई ये लोग जाए ना, तो इनके लिए एटलीस्ट ठीक है यार, टैक्स लेना है लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको रेगुलेट कर दो, सिंपल। बहुत सारे लोग, लाइक, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, टैक्सेशन है, इवन टैक्सेशन देखो, टैक्सेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इवन इसको तो सिंपल करा है उन्होंने कि भाई फ्लैट 30% लेंगे। वो ठीक है, यूजर्स हैं जो ट्रेडर्स हैं उनको नॉलेज नहीं है इसकी, अब उनको अवेयर आप जैसे कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे आप कर रहे हैं, हैं, हम है तो ना। जस्ट पूछ रहे हैं। तो जैसे आपके मंच पे ही कर रहे हैं, आपने हमारे को मौका दिया, तो Right. वहाँ तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। टैक्सेशन सिंपल है, सिंपल, राइट। ठीक है, और आपको थोड़ी ना फाइल करनी है टैक्स रिटर्न, आप किसी प्रोफेशनल को दोगे, सीए को दोगे, लॉयर को देगा, तो वो करेगा आपकी फाइल। बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे वजीर एक्स में जैसे प्लेटफॉर्म पे हैक हो जाता है, गवर्नमेंट कहती है, कोर्ट कहते हैं कि हमारे को मतलब नहीं है, हम नहीं प्रोटेक्शन का कोई भी देंगे, ठीक है, कुछ भी ऐसा रूलिंग पास नहीं करेंगे कि वजीर एक्स को इंस्ट्रक्शन दे कि भाई पैसा वापस करो। तो वो वहाँ से सेंटीमेंट हर्ट होते हैं इन्वेस्टर्स के, ट्रेडर्स के। अगर वो आता तो कुछ पॉजिटिव आता वहाँ से, तो शायद जो लोग चले भी गए हैं तो वो भी नहीं जाते, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, वो कहते हैं कि सर हमें टैक्स पे करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे को समझ में नहीं आ रहा लीगल है इलीगल है, कल ऐसा ना हो जाए कि भाई मेरी फैमिली है, कल को समझ रहे हो मेरी पूरी संपत्ति हड़प लें ये। क्योंकि अभी आपको पता है रिसेंटली एक
जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसने बोला है कि ऑनलाइन गेमिंग पे जीएसटी 28% लगेगा रेट्रोस्पेक्टिवली। ओके। मतलब जब तक चल रहा था तब तक तो उन्होंने बोला कि भाई जो नेट इनकम है उस पर हम टैक्स लेंगे, बट अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि जितना आपने पैसा कलेक्ट किया है, ग्रॉस अमाउंट रिसीव करा है, उस पर 28% देना है। तो अब कोई चीज़ हो चुकी है। आपने बोला कि भाई देखिए सड़क पे डीजल गाड़ी चलाना में कोई हार्म नहीं है, बट आप बोलते हो कि जो 5 साल से गाड़ी चल रही थी अब उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। भाई मार्केट में उतारी क्यों? तो ये कुछ ऐसा हो गया। राइट। तो वो चीज़ से इन्वेस्टर का एक सेंटीमेंट हट होता है, तो वहाँ काम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट इस पे काम करे तो ये भी बहुत अच्छा हो सकता है। और जैसे कि आपने एक चीज़ पॉइंट करा कि सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स हैं और जो 20,000 करोड़ का वर्थ का क्रिप्टो होल्ड करके रखा हुआ है वो इंडियन है। राइट। तो बहुत बड़ा यूज़र बेस है इंडिया का। और लोग अभी भी ऐसा हमने देखा है कि ट्रेंड ये चेंज नहीं हुआ है। हम्म जिनके पास होल्ड है वो होल्ड है, नए इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म पे आते हैं, शाइन अप करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये जो नंबर्स है आफ्टर इतनी सारी चीज़ें जो हो रही हैं, चाहे वो आरबीआई बोल रहा हो या कुछ भी बोल रहा हो, एचएनआईज, फैमिली ऑफिसेस, ये बड़े जो फंड्स हैं वो इंटर नहीं कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। क्योंकि एट द एंड सर आप देखेंगे तो लास्ट के 10 ईयर का अगर हम CAGR निकालते हैं ओवरऑल, चाहे बिटकॉइन का देख लो, इथेरियम का देख लो, टॉप की 1-2 करेंसीज का देख लो, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है जो कि किसी अदर एसेट्स क्लास ने आज नहीं तक दिया। नहीं दिया है। तो ये सारी चीज़ें इवन बड़े बड़े एचएनआईज, आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक मेरे खुद के फ्रेंड हैं, उनकी खुद की फैमिली ऑफिस है, एचएनआईज भी हैं, वीसी फर्म भी है उनका। वो लोग अभी 2 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया कि यार उमेश, लाइक वी आर कंसिडरिंग क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट सॉर्ट ऑफ कुछ परसेंटेज अपने टोटल पोर्टफोलियो का, जस्ट वांट टू नो। तो अरे यार अब क्या आ गया, लाइक अभी तो आरबीआई बोल रहा है, लेकिन ये लोग अब जाके अवेयर हो रहे हैं क्योंकि रिटर्न सबको दिख रहा है। तो इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, रिटेल भी आ रहा है, बट इधर गवर्नमेंट का व्यू उल्टा निगेटिव जा रहा है। एट द एंड अगर आप देखें तो सर, लाइक मुझे ऐसा लगता है, लाइक एज अ प्लेटफॉर्म जो हम लोग फील कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यूज़र बेस भी बढ़ रहा है, बट मुझे लगता है गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्टैंड लेना चाहिए। एटलीस्ट ऐसा कर सकते हैं कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन दे दो, कुछ तो रेगुलेशंस वे में लाओ। टैक्स कलेक्ट करना अच्छी बात है, लाइक कलेक्ट करो, बट एट द एंड अगर टैक्स कोई पे कर रहा है तो उसको वैल्यू फॉर मनी तो दो। करेक्ट, प्रोटेक्शन दो, दैट्स इट। राइट। मेरा भी यही पॉइंट होता है। तो सर इतनी सारी हमने बहुत सारी डिस्कशन किया, एंड लास्ट में जो मैं खुद आपसे जानना चाहता हूँ, हम लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट मैं आपसे पर्सनली जानना चाहता हूँ, आने वाले 2 से 3 या आप बोल सकते हैं 5 ईयर्स में क्रिप्टो टैक्सेशन किस डायरेक्शन में जा सकता है? कुछ रिलीफ की उम्मीद है या नहीं? लाइक आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए अभी हमारा जो एक्ट था ना, इनकम टैक्स एक्ट 1961, काफ़ी पुराना एक्ट था, वो चेंज हुआ है रिसेंटली इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। बट क्रिप्टो को लेके कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल डिट्टो लाइन छाप दी है, बस नंबर चेंज हुए हैं। पहले सेक्शन 115 BBS था, अब वो सेक्शन 67 हो गया है। वर्चुअल डिजिटल एसेट पहले लिखा था सेक्शन 247A में, अब 2111 हो गया है, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो अभी तो रवैया है ही नहीं कि टैक्सेशन को चेंज करें, बट मेरे को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जब इसको एसेट माना जाएगा तो इस पे कैपिटल गेन भी लगेगा। जैसे हम स्टॉक्स बाय करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल पे गेन पे करते हैं, और 12 महीने से नीचे होता है तो हम शॉर्ट टर्म पे करते हैं। दोनों पे अलग अलग टैक्स रेट्स हैं। सिमिलरली हो सकता है कि जब क्रिप्टो को एसेट मान लिया जाए तो इसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगने लगे। अब से बेनिफिट क्या होगा यूज़र को? वो ये हो जाएगा कि भाई जो फ्लैट 30% लगता है, यहाँ पे 15% और 20% हो जाएगा। और क्योंकि जो कैपिटल गेन में और भी बेनिफिट्स हैं कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर दो, जैसे सेक्शन 54F हुआ करता था, उसमें क्या होता था कि आप कुछ भी कैपिटल गेन कर रहे हो लॉन्ग टर्म, बट आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली तो एग्जम्पशन मिलती थी, मिल जाता था। तो हो सकता है इसमें भी मिल जाए। हम्म, तो ये मेरा आउट ऑफ थॉट एक मानना है कि फ्यूचर में पॉजिटिव हो सकता है, बस ये आरबीआई डंडा ना डाले बस, तो चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि देखो आईसीआई हो गया या और भी बॉडीज़ हैं जो जिससे बातें चल रही हैं इसको रेगुलाइज करने की, वो समझ रही हैं। बस आरबीआई को डर ये है कि क्योंकि ये बैंकिंग से क्लैश कर रहा है, एक पैरेलल करेंसी है, तो ये डिसरप्ट करेगा अपने फिएट करेंसी मार्केट को, इसलिए आरबीआई परेशान है। सिंपल सी बात है सर,
आप अपना समोसा बेच रहे हो, कल को मैं पिज़्ज़ा बेचने आ जाऊंगा तो दिक्कत तो आपको दिक्कत होगी यार, ये होती पिज़्ज़ा है। वाला कहाँ से आ गया, इटली में बेचे यार, हमारा समोसा इंडिया में चलने दे। वही कहानी हो रही है बस। राइट। सो काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन, इंसाइट्स, नॉलेज अबाउट टैक्सेशन दिया आपने सर। एंड उम्मीद करते हैं लोगों को ये चीज़ें पसंद आएंगी। और लाइक जस्ट मैं एक मेरे माइंड में ऐसे चलते चलते क्वेश्चंस आया था कि आपने इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, लोग भी समझ रहे होंगे, तो लाइक आप एज अ सीए प्रोफेशंस, क्या आप भी लाइक क्रिप्टो जो यूजर्स हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, क्या आप उनका क्रिप्टो टैक्स वगैरह आप हैंडल करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्रिप्टो ओके। टैक्सेशन पूरा देखते हैं, कंप्लायंस पूरा देखते हैं उनका। और इवन मैं एवरी सैटरडे या ऑल्टरनेटिव सैटरडे में वेबिनार लेता हूँ जिसमें मैं क्रिप्टो टैक्सेशन के बारे में सब यूजर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेयर करता हूँ कि भाई क्रिप्टो टैक्सेशन क्या है। तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप डाल दीजिएगा, हाँ, डेफिनेटली यूट्यूब है, डेफिनेटली। तो उससे मेरे को वो ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे वेबिनार देख के अवेयर हो सकते हैं और फाइलिंग खुद भी कर सकते हैं या किसी सीए को भी हायर कर सकते हैं, राइट। या हमारी भी टीम है, हम भी उनकी टैक्स फाइलिंग में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच सर तो कम ईयर एंड डिस्कशन के लिए। इतनी सारी डिस्कशन हमने जो की है, मुझे लगता है काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले होंगे लोगों को। उम्मीद करता हूँ हम आगे भी ऐसी डिस्कशन करते रहेंगे। बिल्कुल। अगर लोगों की कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ भी ऐसा है जो अभी भी डाउट रह गया, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर अभी भी कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट में डाल देना। हम ट्राई करेंगे कि हम अगेन कुछ ऐसे सेशन, इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल सेशन लाए, सो दैट आप अवेयर हो पाओ लाइक क्रिप्टो टैक्सेशन से रिलेटेड फाइल करना है, कैसे करना है। क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी डर होता है कि यार क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा हूँ, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए या गलत ना हो जाए। आपके थ्रू आज सारी चीज़ें क्लियर हो गई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मेजी, थैंक यू।